हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस रैंक बूस्टर सीरीज को जो कि पावर सिस्टम के अंदर चल रही है, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो फटाफट मैं समरी बताता हूं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये है आपको कि जहां पे आपको पता होना चाहिए सिंगल फेस क्या होता है, टू फेस क्या होता है, थ्री फेस क्या होता है। बहुत डिटेल वर्जन में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी नेटवर्क थ्योरी में आपने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है। ठीक है, चलो तो अब हम दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्या कि देखो थ्री फेस का क्वेश्चन, क्योंकि पावर सिस्टम में ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो थ्री फेस से आएंगे। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक स्टार की बनती है और दूसरा डेल्टा की। क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, है ना, पूरा फोकस हमारा क्या रहेगा, न्यूमेरिकल में क्या चीजें यूज होती है ना, इंप्लीमेंटेशन बताना है मुझे, चीजें पढ़ाना नहीं है, वो फुल कोर्स में पढ़ा दिया, अब इंप्लीमेंटेशन चीजें करवानी है। ठीक है, स्टार और डेल्टा। स्टार में क्या रिलेशन होते हैं आपको पता होना चाहिए। स्टार में रिलेशन होते हैं वोल्टेज VL इक्वल टू √3 VPH। ठीक है, और करंट यहां पे क्या होता है, लाइन करंट और फेस करंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दो चीजें पता होनी चाहिए। डेल्टा में क्या होता है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं, बट लाइन करंट इज √3 टाइम्स ऑफ फेस करंट। ये चीजें होती हैं। तो स्टार और डेल्टा, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में कई बार देखो, पावर सिस्टम के क्वेश्चंस में कोई बहुत सारा डेटा जो होता है वहां पे ना कई बार स्टार नहीं लिखा रहता है, कई बार फेज और लाइन भी नहीं लिखा रहता है। तो बाय डिफॉल्ट हम समझे क्या, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बाय डिफॉल्ट पावर सिस्टम के जो क्वेश्चंस होते हैं, बाय डिफॉल्ट पावर सिस्टम में जो क्वेश्चंस होंगे, पावर सिस्टम के जो न्यूमेरिकल होंगे, उसमें दो तीन चीजें अंडरस्टूड है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, डेल्टा और स्टार में से कुछ भी मेंशन नहीं, तो आप क्या मानोगे, उसको स्टार मानोगे। क्या मानोगे, स्टार मानोगे। लाइन ऐसा दे दिया, 220 किलो वोल्ट है ना, ऐसा बोल दिया 220 किलो वोल्ट थ्री फेज, तो आपको बाय डिफॉल्ट स्टार नहीं लिखा है, तो उसको वहां पे स्टार और डेल्टा कुछ भी मेंशन नहीं, तो क्या मानोगे, स्टार मानोगे। लाइन और फेज कुछ भी मेंशन नहीं है उस वोल्टेज का, तो उसको क्या मानोगे आप, लाइन वोल्टेज मानोगे। बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे, लाइन वोल्टेज मानोगे। एक चीज और जो कि गोल्डन रूल कहलाता है, जहां पे स्टूडेंट गलती करते हैं, जितनी भी ओमिक वैल्यू है आपकी, क्या है, ओमिक वैल्यू, जो भी ओमिक वैल्यू है वो सारी के सारी पर फेज में रिप्रेजेंट होती है। काय में रिप्रेजेंट होती है, पर फेज में रिप्रेजेंट होती है। ओमिक वैल्यू जब भी निकालना हो तो आपको पर फेज क्वांटिटी यूज करना पड़ेगी। ठीक है, फेज क्वांटिटीज यूज करना पड़ेगी। तो गोल्डन रूल तीन चीजें हैं, पावर सिस्टम के न्यूमेरिकल करते टाइम पे तीन चीजें पता होनी चाहिए। कुछ भी मेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट कुछ भी न्यूमेरिकल में मेंशन नहीं तो स्टार मान लोगे, फेज और लाइन मेंशन नहीं तो लाइन मान लोगे, और ओमिक वैल्यू को हमेशा पर फेज में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो डाउट है ना, बेसिक सा डाउट, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्वेश्चन पढ़ते समझ नहीं आते, स्टार माने, डेल्टा माने, क्या माने, बाय डिफॉल्ट क्या माने। अब क्लियर है सारी चीजें, बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चंस कराऊंगा तो इन चीजों को बार बार मैं याद भी कराते रहूंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा अच्छा ऐसा हमने इंप्लीमेंटेशन किया है। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी इस टॉपिक से इनफ है, बहुत ज्यादा डिटेल वर्जन की जरूरत नहीं। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम को मैंने बहुत डिटेल वर्जन में मशीन में भी पढ़ाया है, पावर सिस्टम में पढ़ाया है। कैसे मैंने बताया था कि क्लास में एक पेपर करवाया था, कुछ बच्चों को 8 नंबर आया, कुछ 10 नंबर आ रहा है, तो रेफरेंस के हिसाब से चीजें बदल रही है। एक एग्जाम्पल भी दिया था मैंने। और पर यूनिट सिस्टम का मतलब आप सिंपली ये समझिए कि एक ऐसी यूनिट, क्योंकि देखो पावर सिस्टम क्या है, जनरेटर से लगा के लोड तक बहुत सारे अलग अलग रेटिंग के इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसफार्मर है, इंडक्शन मशीन है, बहुत सारे अलग अलग तरीके इक्विपमेंट आ रहे हैं। अब इनको सबको अगर एनालिसिस करना है तो एक कॉमन रेफरेंस, एक कॉमन यूनिट की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर यूनिट सिस्टम बोलते हैं। एक नई यूनिट बना रही ताकि आपका एनालिसिस जो हो सिंपलर हो और वो सबके लिए समान हो। ठीक है, तो इस वजह से पर यूनिट सिस्टम का इजाद किया। अब पर यूनिट सिस्टम को थोड़ा सा डिकोड कैसे करते हैं वो बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे भी कंफ्यूजन रहते हैं। अब देखो 1.0 पर यूनिट का मतलब क्या है ना। अब ये पर यूनिट 1.0 पर यूनिट, ये वोल्टेज का भी हो सकता है, करंट का भी हो सकता है, पावर का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, किसी का भी हो सकता है। 1.0 पर यूनिट का मतलब क्या है, 100% ऑफ रेटेड वैल्यू, ऑफ रेटेड वैल्यू, रेटेड वैल्यू।
100% ऑफ रेटेड वैल्यू। ठीक है, आई बात समझ में। अगर सपोज करो ये 0.95 है पर यूनिट, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम डिकोड कैसे करेंगे, ये क्या है 95% ऑफ रेटेड वैल्यू। सपोज करो आपको दे रखा है कि 0.95 पर यूनिट पावर ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि 95% ऑफ रेटेड, मतलब रेटेड का 95% पावर है। सपोज करो ये 0.80 हो गया पर यूनिट, कि भाई 0.80 पर यूनिट करंट ले रहा है, इसका मतलब क्या है 80% ऑफ रेटेड करंट है, 80% ऑफ रेटेड करंट है। तो करंट में, पावर में, वोल्टेज में, किसी में भी इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो रहे नॉमेनक्लेचर जो कि आपको पता होने चाहिए। मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं, है ना, क्योंकि कई बार बहुत सारे स्टूडेंट डिकोड ही नहीं कर पाते चीजों को। चलो, अब पर यूनिट सिस्टम का मतलब क्या है वो समझते हैं। पर यूनिट सिस्टम का मतलब जो है वो बड़ा सिंपल सा है कि अगर हमें कोई भी पर यूनिट क्वांटिटी डिफाइन करनी है तो उसकी जो एक्चुअल क्वांटिटी है अपॉन बेस क्वांटिटी, एक्चुअल अपॉन बेस दैट इज पर, एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन बेस क्वांटिटी दैट इज पर यूनिट। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमारे पावर सिस्टम में कैसे इसको इंप्लीमेंटेशन वो करते हैं वो सब मैं बता देता हूं। सपोज करो हमें अगर जेड बेस की जरूरत है, क्या जरूरत है हमें, जेड बेस की। तो जेड बेस क्या हो गया यहाँ पे, जेड बेस इंपीडेंस को हमें बेस वैल्यू में जेड बेस निकालना है। जेड बेस निकालते हैं तो उसका मतलब है केवी स्क्वायर अपॉन एमवी। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, आपको सबको पता होंगे। ये बेस, केवी बेस, किलो वोल्ट बेस का स्क्वायर अपॉन एमवीए। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर आपने केवी और एमवीए में क्यों लिया, वोल्ट स्क्वायर अपॉन वोल्ट एम्पियर में भी ले सकते थे। बट ज्यादातर पावर सिस्टम में जो हमें क्वांटिटीज यूज होगी वो वोल्टेज किलो में यूज होगा और पावर एमवीए में यूज होगा। अगर नहीं होगा किलो और इसमें हम चेंज करके कर लेंगे, इसलिए जनरलाइज फॉर्मूला किलो वोल्ट और एमवीए में लिखते हैं। ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा, जैसे हमने मशीन में पढ़ा था, तो मशीन में किलो वोल्ट और एमवीए की जरूरत नहीं पड़े तो हम दूसरा फॉर्मेट में भी, मतलब यूनिट कन्वर्जन है वो, तो किलो से वोल्ट में भी लिख दो और एमवीए से वोल्ट एम्पेयर में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। तो जेड बेस क्या होगा, केवी स्क्वायर अपॉन एमवीए। अगर हमें जेड बेस की जरूरत पड़ेगी, बेस अगर इंपीडेंस का जो बेस निकालना है, अगर हमें वो निकालना है तो किलो वोल्ट का स्क्वायर अपॉन एमवीए बेस, ये दोनों की बेस वैल्यू करना पड़ेगा। दूसरा है अगर हमें करंट बेस निकालना हो, क्योंकि ये हमें फॉल्ट में बार बार जरूरत पड़ेगी, करंट बेस करंट अगर निकालना है तो एमवीए बेस डिवाइडेड बाय √3 किलो वोल्ट बेस, नॉट स्क्वायर, किलो वोल्ट बेस। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला, पावर एस इक्वल टू √3 लाइन वोल्टेज वोल्टेज। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला असल में किलो में कर दी, ये एमवी में, ये किलो में, तो ये भी हमारा जो भी यूनिट रहेगा उसके इसमें आ जाएगा। समझ गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस करंट का फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया। अब अगर मुझे यहाँ पे मुझे पर यूनिट निकालना पड़े, पर यूनिट, सपोज करो एक ओमिक वैल्यू गिवन है और मुझे जेड पर यूनिट निकालना है, तो एक्चुअल क्वांटिटी क्या है हमारी, एक्चुअल क्वांटिटी सपोज करो ये जेड एक्चुअल ओमिक वैल्यू हमें दे रखी है, एक्चुअल क्वांटिटी, और बेस हम यहां से निकाल लेंगे जेड बेस। ठीक है, और इसको जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा, इसको अगर यहां पे कर देंगे तो जेड एक्चुअल इंटू जेड बेस की जगह यह रख दो, तो ये जब यहां नीचे रखेंगे तो एमवीए ऊपर आ जाएगा, तो एमवीए बेस डिवाइडेड बाय किलो वोल्ट का स्क्वायर लगाना मत भूल जाना, बहुत सारे स्टूडेंट स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जेड को। अब आपका सवाल होगा सर ये बार बार आप इंपीडेंस को पर यूनिट में ज्यादातर क्यों आप कर रहे हैं, क्योंकि क्या होगा कि जैसे हमारा ये पावर सिस्टम था ना, पूरा का पूरा पावर सिस्टम नेटवर्क, इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल लाइन डायग्राम में, रिएक्टेंस डायग्राम जिसको बोलते हैं हम लोग, एक रिएक्टेंस डायग्राम में इसको पिरोएंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे। हम लोग सारी चीजें कहां ले जाते हैं, मशीन पढ़ लो चाहे पावर सिस्टम पढ़ लो, सारी चीजों को एक नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं। उस नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हमने नेटवर्क सॉल्विंग टेक्निक पढ़ रखी है, बस वहां से सारी चीजें करना है। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े से सिस्टम को एक सिंपलर नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे, मतलब रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, और उसमें ज्यादातर ये हर एक जो अपने अपने, जैसे जनरेटर हुआ, ट्रांसमिशन लाइन हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ, लोड हुआ, ये अपने अपने इंपीडेंस से, या इंपीडेंस में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, रिएक्टेंस होगा, रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लो तो क्या बचा, रिएक्टेंस बचा, तो अपने अपने रिएक्टेंस से इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, और एक कंप्लीट एक नेटवर्क बनाएंगे जिसको बोलते हैं रिएक्टेंस डायग्राम। क्या बोलते हैं हम लोग,
रिएक्टेंस डायग्राम। वो रिएक्टेंस डायग्राम में जितने भी रिएक्टेंस होंगे उनकी यूनिट क्या है, ओमिक वैल्यू है ना। ओमिक वैल्यू मतलब जेड है असल में, तो ओमिक वैल्यू को ही हम लोग क्या करेंगे, पर यूनिट में चेंज करेंगे। तो पर यूनिट में चेंज करने के लिए इसीलिए हमारा फोकस ज्यादातर किस पे होता है, जेड पे होता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप तो जेड बोलते हो, कहीं कहीं एक्स यूज करते हैं। देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, ये चीज मैं हर बार बोलता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। सपोज करें ये इंपीडेंस है, इसके अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होता है। अगर मैं मान लो सपोज रेजिस्टेंस 0, आर को मैं 0 मान लू, तो जेड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा जेएक्स। अब मैं इंपीडेंस बोलूं या रिएक्टेंस बोलूं, इंपीडेंस बोलूं या रिएक्टेंस बोलूं, बात तो एक ही है। रेजिस्टेंस 0 हो गया तो इंपीडेंस बोलूं या रिएक्टेंस बोलूं, बात एक ही हो जाती है ना उस केस में। तो इसीलिए बार बार बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है, सर एक्स को आपने तो फॉर्मूला जेड का बताया था, अभी तो हमें एक्स निकालना है तो क्या करें। अरे जेड की जगह एक्स लगा दो और क्या करना है ना, जेड की जगह एक्स लगा दो और थोड़ी कुछ करना है, ठीक है। तो बस और कोई डिफरेंस नहीं है ना। अदरवाइज आप वो मत लीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते सर जेड क्यों है। खैर अब आप रैंक बूस्टर सीख रहे होंगे तो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ फुल कोर्स पढ़ लिया होगा, तो ये सीधी से क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, बट मेरा काम है बताना कि मुझे नहीं पता ऑडियंस कौन सी सुन रही है, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, चेंज इन बेस होता है साहब, चेंज इन बेस करना है। बेस को अगर हमें चेंज करना है तो क्या करें, है ना, एक हेडिंग लिख देते चेंज इन बेस। बेस को अगर हमें चेंज करना है तो क्या करना है। अब देखो बेस का चेंज करना मतलब कि सपोज करो एक किलोवोल्ट और एमवीए ओल्ड वाला है ना, मान लो सब थोड़ी देर के लिए यहां लिख देते हैं अपन कि एक एमवीए है जो कि ओल्ड है, ओल्ड एमवीए और किलोवोल्ट ओल्ड, मतलब एक पर्टिकुलर थोड़ी देर के लिए जेड पर यूनिट किसी पर्टिकुलर एमवीए किसी पर्टिकुलर किलोवोल्ट पे निकला हुआ है। बट अब हम चाहते हैं कि नए बेस से रिप्लेस करें, ये पर यूनिट हमें क्या करना है, जेड पर यूनिट को नए बेस पे लेके आना है। तो उस नए बेस के हिसाब से सपोज करो हमने बोल दिया कि नहीं चलो ये पुराने, ये जो जेड पर यूनिट डिफाइन किया हुआ है ये किसी केवी और एमवीए जो कि ओल्ड है, अब हम चाहते हैं कि नए वाले एमवीए और केवी बेस पे न्यू, है ना, न्यू किलोवोल्ट न्यू किलोवोल्ट और न्यू एमवीए पे हमें क्या करना है, जेड पर यूनिट निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होगा, है ना, तो इसको बोलते हैं चेंज इन बेस, ठीक है। तो अब यहां पे देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, सिमिलरली आप दो इक्वेशन बना दो, कि मैं यहां पे बना नहीं रहा हूं अदरवाइज, है ना। जैसे ये ओल्ड था, ये ओल्ड वाली इक्वेशन बन गई, है ना। तो चलो मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ यार इक्वेशन, ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए। जेड पर यूनिट सपोज करो ओल्ड, ठीक है, ओल्ड जेड पर यूनिट है, जो ओल्ड जेड पर यूनिट है इसका मतलब क्या है, जेड एक्चुअल इनटू एमवीए ओल्ड अपॉन किलोवोल्ट। वही वाली चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, ये ओल्ड है सारे के सारे ओल्ड, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, है ना, ओल्ड है किलोवोल्ट का स्क्वायर, है ना, नॉट स्क्वायर। चलो और न्यू पे अगर जेड पर यूनिट मुझे न्यू निकालना है, तो न्यू बेस के हिसाब से क्या होगा, एक्चुअल इक्वल टू एमवीए किलोवोल्ट का स्क्वायर, और ये न्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, है ना। ये सिंपली हमने क्या करा, एक पर यूनिट इंपीडेंसेस निकाले, एक ओल्ड का एक न्यू का अपने अपने बेस पे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। अब मैं क्या कर दूं, सेकेंड इक्वेशन को पहले से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, मतलब इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो एक्चुअल तो हो जाएंगे कैंसल आउट हो गए। और यहां पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिएगा, जेड पर यूनिट न्यू और नीचे ओल्ड आएगा, तो ओल्ड को इस साइड में ले जाता हूं मैं, जेड पर यूनिट ओल्ड इक्वल टू एमवीए डिवाइडेड बाय एमवीए किलोवोल्ट डिवाइडेड बाय किलोवोल्ट का होल स्क्वायर। और मैं यहां पे थोड़ा सा अलग नोटेशन से चलता हूं, ये न्यू है, ये ओल्ड है, ये न्यू है, ये ओल्ड है, तो इसका न्यू का अपोजिट ओल्ड और ओल्ड का अपोजिट न्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि काफी बार ये यूज होगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़े उससे कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला अगर आपको बेस चेंज करना है तो न्यू और ओल्ड और न्यू एमवीए केवीए पता होने चाहिए। और ये फॉर्मूला जेड पर यूनिट न्यू क्या हो जाएगा, ओल्ड इंटू एमवीए न्यू ओल्ड
केवी। अब याद रखने का तरीका कैसा है? याद रखने का तरीका है न्यू ओल्ड, अल्टरनेट चलने दो। बस ध्यान रहे कि एमवीए पहले आएगा, किलो वोल्ट बाद में आएगा, एमवीए के नीचे एमवीए, केवी के। याद रखना आसान है। कैसे याद रखोगे? न्यू ओल्ड। ये स्क्वायर की चिड़िया उड़ाना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि स्क्वायर नहीं लगाते वोल्टेज के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या रहे? पर यूनिट के फॉर्मूले। इतने फॉर्मूले इनफ है आपको, है ना। इसको मैं नीचे भी ले आता हूँ, थोड़ा सा नोट्स अच्छा बन जाएगा आपका। ये सारे के सारे नोट्स जी सेंटर के ऐप पे आपको मिल जाएंगे कोर्स के अंदर ही थोड़े टाइम बाद। ठीक है, कुछ यूनिट के बाद आपको मैं नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो ये सारा का सारा इतना थ्योरी आपको पता होना चाहिए पर यूनिट सिस्टम का। अब क्या करें? हमने सारा फॉर्मूला सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, किस तरीके से चेंज होता है सारा चीज। अब चलते हम लोग रिएक्टेंस डायग्राम पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए रिएक्टेंस डायग्राम। ठीक है, तो मैंने फुल कोर्सेस में क्या कराया? हर एक चीज का, जनरेटर का कैसे मॉडलिंग होता है, ट्रांसमिशन लाइन का, ट्रांसफॉर्मर का, हर एक छोटी छोटी डिटेल बताई है। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से मैंने क्या करा है कि पूरा रिएक्टेंस डायग्राम एक जगह पे बना दिया है। इसको देख के आपको सारी चीजें याद आ जाएगी। ये हमारा जनरेटर है ना, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस ईजी। सिर्फ इतना जनरेटर नहीं है, जनरेटर के साथ में रिएक्टेंस जो है वो जनरेटर का है ना। ये जे एक्स जी हमारा क्या है? जनरेटर का रिएक्टेंस है। तो ये जो मॉडलिंग हुआ, ये रिएक्टेंस डायग्राम हुआ, ये किसका हुआ? जनरेटर का। ठीक है, रेटेड के लिए हुआ तो ये 1 पर यूनिट हो जाएगा। ये जो भी गिवन रहेगा उसके हिसाब से भी न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो एक्स टी1। चलो मैं थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेता हूँ, हेडिंग वाला कलर और ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे ये हमारा एक्स जे एक्स टी1 ट्रांसफार्मर मान लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर को। उसके बाद अब आप बोलोगे सर ट्रांसफार्मर में तो रेजिस्टेंस भी तो होगा, बट रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ कब कंसिडर करेंगे? जब हमें एफिशिएंसी निकालना हो या टेम्परेचर राइज निकालना हो, है ना, या लॉसेस फाइंड आउट करना हो, तभी हम लोग रजिस्टर का मॉडलिंग करेंगे। अदरवाइज रेजिस्टेंस को हम लोग पावर सिस्टम के लिहाज से नेग्लिजिबल मानते हैं। मशीन में, इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था तो उसमें रेजिस्टेंस रिएक्टेंस दोनों है, बट पावर सिस्टम में हम रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानते हैं। वो बाकी मैंने पूरा फुल कोर्स में x/r का जो रेशियो है उसका मैंने बताया, किसका ज्यादा होता है उससे कम, उसके उस x/r के रेशियो के हिसाब से हमने चीजें डिफाइन करी। और रेजिस्टेंस पावर सिस्टम में नेग्लिजिबल मानते हैं। जब तक वो बोले नहीं न्यूमेरिकल में कि रेजिस्टेंस है, तब तक हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। और मॉडलिंग में भी ट्रांसफार्मर में मान लो हमें अगर मॉडलिंग का इंटेंशन हमारा टेम्परेचर राइज देखना हो हायर स्टडीज में, एमटेक वगैरह में, या फिर लॉसेस फाइंड आउट करना हो, या फिर एफिशिएंसी के टाइम पे, तभी हम लोग रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अब ये ट्रांसमिशन लाइन, तो सिमिलरली ट्रांसमिशन लाइन में भी क्या है? टीएक्स। ट्रांसमिशन लाइन में भी हम क्या करेंगे? तभी हमारा टेम्परेचर राइज, एफिशिएंसी या लॉसेस के टाइम पे ही कंसिडर करेंगे, अदरवाइज सिंपली रिएक्टेंस ही हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब आप बोलोगे सर पूरे इसमें क्या 2 ही ट्रांसफार्मर होंगे? नहीं, ये मैंने एक स्टैंडर्ड तरीका बताया है, स्टैंडर्ड पावर सिस्टम। स्टैंडर्ड पावर सिस्टम कैसा होता है? स्टैंडर्ड पावर सिस्टम क्या होता है? एक जनरेटर होता है और यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफर, ट्रांसमिशन लाइन, देन फिर वापस हमारा लोड हो जाता है। दैट इज अवर स्टैंडर्ड। और भी स्टैंडर्ड अगर करना है तो कई बार ट्रांसफार्मर भी हटा दो यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पावर सिस्टम हो गया एक तरीके से डिफाइन करने का, है ना। न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में पावर सिस्टम को बार बार रिप्रेजेंट इस तरीके से करना है हमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लोड। अब देखो लोड 2 टाइप के होते हैं। जो लोड है उसकी 2 कैटेगरी होती है। लोड में 2 कैटेगरी होती है, एक रोटेटिंग टाइप के लोड होते हैं। अब रोटेटिंग और दूसरा है स्टैटिक लोड। स्टैटिक लोड, अब ये जो स्टैटिक लोड है वो गेट एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट मैं न्यूमेरिकल में स्टैटिक लोड को भी ले लूंगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाता है बहुत ज्यादा। एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल, जो कि अगले लेक्चर में होगा, उसमें स्टैटिक लोड भी लेके आपको बता दूंगा। ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं आपके रोटेटिंग से। रोटेटिंग में भी क्या होगा? सिंक्रोनस मोटर होगा और दूसरा कौन सा होगा? इंडक्शन मोटर होगा। सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर। अब सिंक्रोनस मोटर का मॉडलिंग ये रहा, सिंक्रोनस जे है ना, एक्स एम सिंक्रोनस का। और सिंक्रोनस में क्या करेंगे? बैक ईएमएफ को हम लोग लेंगे। सिंक्रोनस मशीन का बैक ईएमएफ है, क्या है? बैक ईएमएफ। ये सिंक्रोनस मोटर का मॉडलिंग। इंडक्शन मोटर के मॉडलिंग में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंस लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये इंडक्शन मोटर का मॉडलिंग बना दिया, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंस लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग?
क्योंकि जब भी फॉल्ट आता है ना तो सिंक्रोनस मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो उसके अंदर जो करंट होता है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है, इसका मतलब कहीं पर भी सपोज करो यहाँ समवेयर कहीं फॉल्ट आया, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कहीं फॉल्ट आता है, तो इस फॉल्ट के अंदर में क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर का इसके अंदर जो करंट होगा वो करंट क्या करेगा, हमारे फॉल्ट करंट को ड्राइव करेगा। मतलब फॉल्ट करंट के अंदर सिंक्रोनस मोटर के अंदर का जो बचा हुआ करंट रहेगा वो कुछ हद तक फ्लो करेगा, बट इंडक्शन मोटर का नहीं करेगा, है ना। इन शॉर्ट ये बोलूं कि फॉल्ट जब भी आएगा तो सिंक्रोनस मोटर में जो सिंक्रोनस मोटर है ना वो फॉल्ट करंट को ड्राइव करता है, और इंडक्शन मोटर फॉल्ट करंट को ड्राइव नहीं करता है। इस वजह से यहाँ पे बैक ईएमएफ नहीं बनाते, सिंक्रोनस मोटर में बैक ईएमएफ बनाते हैं। ये छोटा सा अंतर ध्यान रखना, बाकी बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना पॉइंट याद रखना, ठीक है। स्टैटिक लोड को कैसे करेंगे वो आगे बताऊंगा, अभी मैं यहाँ मॉडलिंग में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि गेट में स्टैटिक लोड के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ रोटेटिंग लोड। और ये भी क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं फॉल्ट में मिक्सिंग होके आएंगे। फॉल्ट एनालिसिस में रिएक्टेंस डायग्राम जो है ना, क्या होगा, जैसे रिएक्टेंस डायग्राम पर यूनिट सिस्टम पढ़ लिया हमने, पर यूनिट सिस्टम पढ़ने के बाद हम रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे। रिएक्टेंस डायग्राम में जहां पर भी फॉल्ट होगा उस फॉल्ट के हिसाब से फिर हम इसका मॉडलिंग करके बस नेटवर्क थ्योरी लगाना है उसके बाद, ठीक है। चलो, तो ये है हमारा प्रॉपर रिएक्टेंस डायग्राम, सारी चीजें समझ में आ गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्टेंस डायग्राम में भी अजम्पशन है, वो जो अभी मैंने बताया रेजिस्टेंस वगैरह को नेग्लिजिबल मानते हैं, सारा चीज मानते हैं, कुछ अजम्पशन लेके रिएक्टेंस डायग्राम हम लोग बनाते हैं। समझ में आया पूरा का पूरा यहां तक। ये रिएक्टेंस डायग्राम यूनिवर्सिटी में भी काफी इंपॉर्टेंट है और बनाते आना चाहिए, क्योंकि फॉल्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना थ्योरी हो गया, अब चालू करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स, ठीक है, कि पर यूनिट सिस्टम और रिएक्टेंस डायग्राम पे किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनके हर एक वेरिएशंस देखेंगे। 3-4 न्यूमेरिकल के अंदर पूरा पर यूनिट का ये जितने फॉर्मूले हमने पर यूनिट सिस्टम के पढ़े हैं वो सारे के सारे यूज हो जाएंगे, जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा पर यूनिट में, ठीक है। चलो, पहला न्यूमेरिकल लेते हैं, वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ रैंक बूस्टर सीरीज, ठीक है। चलो, a single phase 5 kVA 200/400 transformer has a equivalent reactance of 2 ohm with refer to LV side. Express this impedance as a per unit impedance. Refer to both LV side and HV side by taking rated values as a base value. मैं जानता हूं क्वेश्चन बहुत आसान है, बट यहां से कुछ कंक्लूजन भी मुझे बताने, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैंने लिया है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि ये है हमारा ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये मान लेता हूं मैं, ये ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज दे रखा है ना, इस बार 3 फेज नहीं दे रखा है। चलो, ये ट्रांसफॉर्मर का मैंने बना दिया। अब यहाँ पे एचवी और एलवी कहा, ये 2 ओम किस साइड है, एलवी साइड है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा क्या है, एलवी साइड, और ये हमारा एचवी साइड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ओम विथ रेफर टू एलवी साइड दे रखा है। और आप देखो यहाँ पे जो इसके नोटेशन है वो क्या है, आप देखोगे तो 200/400 एलवी साइड लो वोल्टेज साइड 200 की 400 वोल्ट का, एचवी साइड वोल्ट में, किलो वोल्ट में नहीं है, वोल्ट में। और ये क्या है दे रखा है, पावर रेटिंग कितनी दे रखी है, 5 kVA पावर रेटिंग दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बोला है कि एक्सप्रेस दिस इंपीडेंस, कौन सा इंपीडेंस, मतलब 2 ओम इंपीडेंस, है ना। इंपीडेंस मान लो, चलो आप बोलोगे सर आपने तो रेजिस्टेंस लिख दिया, ठीक है, इंपीडेंस कर लो इसको, बहुत सारे क्राउड नाराज हो जाएगा नहीं तो कि सर आपने रेजिस्टेंस लिख दिया, इंपीडेंस है यहाँ पे, चलो इंपीडेंस कर लो। इंपीडेंस में क्या ही करोगे, ये ऐसा करके इंपीडेंस कर दिया हमने, चलो ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एलवी साइड से स्टार्ट करेंगे, है ना। कहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग एलवी साइड से एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एलवी साइड से एनालिसिस करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब अच्छा, एलवी साइड में जो बेस है ये 200 वोल्ट क्या रहेगा, आपका बेस रहेगा, है ना। तो बेस किलो वोल्ट बेस, है ना, क्योंकि हमने फॉर्मूले किलो वोल्ट में पढ़े हैं। चाहो तो मैं बिना किलो के भी करवा सकता हूं, बट आपको यूनिट कन्वर्जन भी मुझे सिखाना है किलो वो, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन के यूनिट कन्वर्जन में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं और 2-3 क्वेश्चन हर साल बहुत अच्छे लोग गलत करके आते हैं बिकॉज ऑफ यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। किलो वोल्ट बेस, अब देखो ये आपको काय में दे रखा है, हमें कहा क्या एलवी साइड के एनालिसिस कर रहे हैं, तो एलवी साइड में 200 वोल्ट है, तो ये 200 वोल्ट अगर है और इसको मुझे किलो बनाना है, तो किलो बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलो बन जाएगा। बट ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों साइड करना पड़ेगा हमें। अब बोल सकते हैं 200 10⁻³ को किलो वोल्ट बोल सकते हैं,
तो अब ये आप क्या बोल सकते हो कि हाँ ठीक है सर 200 और ये किलो बोल दिया हमने। अब इसके लिए किलो 10⁻³ को किलो वोल्ट बोल दिया। अब ये 10⁻³ ऊपर आएगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस में, मतलब इंटू 10⁻³ -3 का मतलब है क्या कि ये है ना पॉइंट को शिफ्ट कर दें तो 0.2 किलो वोल्ट। अब बहुत सारे लोग बोले सर डायरेक्टली कर देते क्या दिक्कत थी, बट बहुत सारे बच्चों की यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत आती है। अगर दिक्कत आए तो ऐसे करके देख लिया करो, ठीक है। एमवीए की तरफ चलते हैं। एमवीए बेस कितना दे रखा है आपको दे रखा है 5 केवीए। क्या दे रखा है, किलो में दे रखा है, बट आपको चाहिए एमवीए में चाहिए तो अगेन क्या करेंगे हम लोग, ये के का मतलब क्या है, के का मतलब है 5 × 10⁻³ तो के है ही सही हमारे पास। हमें 6 बनाना है तो 10⁻³ नीचे चाहिए और 10⁻³ नीचे कर दिया। कोई अंतर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, बट इससे ये अंतर पड़ेगा क्या कि ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे एमवीए। 5 ये दोनों मिलके क्या बन गए, एमवीए बन गए, और 10⁻³ ऊपर आएगा 10⁻³ हो जाएगा। इसका मतलब है कि 0.005 क्या हो जाएगा आपका एमवीए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमवीए, दैट इज एमवीए बेस। ठीक है, तो केवी बेस एमवीए बेस पता चल गया। चलो अब फटाफट क्या करते हैं, जेट पर यूनिट एलवी साइड का निकाल देते हैं। जेट पर यूनिट निकाल देंगे तो जेट पर यूनिट क्या होता है, एक्चुअल अपॉन बेस होता है। जेट पर यूनिट क्या होता है, एक्चुअल अपॉन बेस वैल्यू होता है जेड बेस। और जेड बेस क्या होता है, एक्चुअल कितना है 2 ओम है, जेड बेस kV² अपॉन एमवीए, तो एमवीए ऊपर और किलो वोल्ट का स्क्वायर नीचे। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × एमवीए कितना है 0.05005 है ना, डिवाइडेड बाय 0.2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.005 डिवाइडेड बाय 0.2 का स्क्वायर, तो हो गया 0.25 पर यूनिट में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब ये पर यूनिट जो है वो कहां पे है, एलवी साइड का है ना, जेट पर यूनिट। पहला क्वेश्चन है ना, बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं ना, क्योंकि मेरा रैंक बूस्टर में बहुत भगाने का वाला काम नहीं है, बहुत इत्मीनान से बहुत छोटी छोटी चीजों पर फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जाम वाले दिन मिस्टेक नहीं करना है हमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देख रहा था कैमरा माइक चालू है या नहीं है, पता चल पढ़ा दिया और माइक ही चालू नहीं है। ठीक है, चलो तो 0.25 क्या आया, एलवी साइड में पर यूनिट इंपीडेंस आ चुका है। अब चाहिए हमें एचवी साइड में, अब चाहिए हमें क्या, एचवी साइड में। अब देखिएगा एचवी साइड में करना है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या ब्लंडर करते हैं, एचवी साइड। अब हमें एचवी साइड का देखो, एचवी साइड में जब जाएंगे, ट्रांसफार्मर क्या है, यहां पे क्या करता है ट्रांसफार्मर, वोल्टेज लेवल को चेंज कर देता है। तो एलवी साइड में हमारा जो बेस था, वोल्टेज का जो बेस था वो एलवी साइड वाला वोल्टेज था। बट जब एचवी साइड का देखेंगे तो एचवी साइड में जो हमारे पास वोल्टेज है, इस साइड का वोल्टेज ये हमारा क्या रहेगा, रेटेड रहेगा। हमारे इस साइड में देखो, इधर से देख रहे हो तो 200 वोल्ट दिख रहा है, जब इधर खड़े रहोगे तो वही 200 वोल्ट टाइम में चेंज हो गया है, 400 में चेंज हो गया है, 400 में। तो एचवी साइड का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 400 वोल्ट। तो यहां पर क्या चेंज हुआ है कि किलो वोल्ट जो बेस है एचवी साइड का वो 400 मतलब कि 0.4 किलो वोल्ट हो गया। और एमवीए पावर तो बराबर होता है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज और करंट लेवल चेंज होता है, पावर दोनों साइड का क्या होता है, बराबर होता है। तो एमवीए बेस तो अभी भी क्या रहेगा, 0.005 रहेगा। अब आप क्या करते हो गलती कि यहां पे बेस वैल्यू भी निकाल दोगे, जेट पर यूनिट न्यू, नॉट न्यू, जेट पर यूनिट निकालना, एक्चुअल अपॉन बेस, बेस है ना, ये एक्चुअल अपॉन बेस का फॉर्मूला लगा देंगे तो एमवीए बेस डिवाइडेड बाय किलो वोल्ट का स्क्वायर बेस आ जाएगा। और अब बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि जो एक्चुअल है वो यही 2 ओम रख देते हैं, यही 2 ओम रख देते हैं, जिसकी वजह से आंसर पूरा का पूरा गलत आ जाता है। अब आप देखिए ध्यान से, है ना, ध्यान से देखना कि जो 2 ओम है, ये जो 2 ओम दिखाई दे रहा है वो मुझे यहाँ पे एलवी साइड में दिखाई दे रहा है। अगर इसी 2 ओम को अगर मैं यहां से देखूंगा तो मुझे 2 ओम नजर नहीं आएगा, है ना। मुझे एचवी साइड का एनालिसिस कर रहे हैं तो इस 2 ओम को मुझे एचवी साइड में लाना पड़ेगा, इस 2 ओम को मुझे कहां लाना पड़ेगा,
HV साइड में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 2 ओम एक्चुअल ओमिक वैल्यू है वो LV साइड की, नॉट HV साइड की। हम अभी पर यूनिट कहाँ का निकाल रहे हैं? HV साइड का। तो मुझे यहां से देखने पे यहाँ जो इंपीडेंस आना चाहिए वो रेफर करना पड़ेगा, और रेफर तो हमने सीखा है सर, है ना, संदीप सर ने सिखाया हमें इलेक्ट्रिकल मशीन में कि रेफर कैसे करते हैं। रेफर करेंगे HV साइड में इंपीडेंस, एक्चुअल इंपीडेंस HV साइड में रेफर करेंगे। तो क्या बताया था, एम्बुलेंस वाला एग्जांपल दिया था ना, पेशेंट को उठा के रेफर टू, रेफर्ड फ्रॉम, है ना, 2 ओम तो है, कहां रेफर, रेफर टू, 400 पे रेफर कर रहे, कहां से रेफर कर रहे, 200 से, रेफर टू, रेफर्ड फ्रॉम। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 2 4, ठीक है, और स्क्वायर लगाना है ना, स्क्वायर लगाना मत भूल जाना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 का 4, 4 दूनी 8, 8 ओम हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी, है ना। HV साइड का एक्चुअल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। और इस तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पे 8 इंटू MVA में 0.005, KV का 0.4 का स्क्वायर, ठीक है, और इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो मैं कर देता हूं, बट मुझे आंसर याद है, ठीक है, फिर भी आपके लिए कर देता हूं क्योंकि पता चले कैलकुलेशन एरर हो गई, है ना। 0.005 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 0.4 का स्क्वायर, 0.25 पर यूनिट। तो कमाल इस चीज का है कि कमाल की बात क्या है कि दोनों साइड का, चाहे LV हो चाहे HV हो, दोनों साइड में पर यूनिट क्वांटिटी ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में क्या हो रही है, सेम आ रही है। इस वजह से देखो आप, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, पर यूनिट क्वांटिटीज क्या हो रही है आपकी, सेम आ रही है। एक्चुअल क्वांटिटीज बदल रही है, एक्चुअल क्वांटिटीज 2 ओम है, इधर 8 ओम है, बट पर यूनिट क्वांटिटी क्या है, सेम है। तो एक इंटरव्यू क्वेश्चन तैयार हो गया, कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर के इंपीडेंस को अगर हम पर यूनिट में चेंज करेंगे दोनों साइड का सेम होगा अलग होगा, क्या बोलोगे, सेम होगा सर। प्रूफ करने का बोलेगा तो कर दोगे प्रूफ। इससे हुआ क्या, इससे चीजें सिंप्लीफाई हो गई, क्योंकि ट्रांसफार्मर देखो, आप देखोगे जनरेटिंग स्टेशन से लगा के लोड के बीच में ज्यादातर नंबर ऑफ रिपीटेशन कौन किस चीज का हो रहा है, ट्रांसफार्मर का हो रहा है। हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसफार्मर लगे, तो अब हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसफार्मर का आपको प्राइमरी सेकेंडरी का एनालिसिस नहीं करना है, डायरेक्टली आपको एक ही पर यूनिट सिस्टम और दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, चीजें काफी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन करवाया है। अब यहां से 2-3 कंक्लूजन आपको पता चल चुके हैं। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में भी आता है, कन्वेंशनल पेपर में भी कई बार ये लिखने को आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the per unit value of impedance is 0.7 by considering the basis as 300 kVA 11 kilovolt। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द ओमिक वैल्यू ऑफ द इंपीडेंस, ठीक है। थर्ड नंबर है, does this ohmic value changes if the bases are changed to 400 kVA 33 kilovolt। फोर्थ नंबर है, फाइंड द न्यू पर यूनिट वैल्यूज। तो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, डेटा दे रखा है, और ये लेक्चर भी थोड़ा सा बड़ा हो चला है, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं देता हूं आपको होमवर्क में, तब तक अगला लेक्चर नहीं देखो, है ना। अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ये आपके लिए क्या है, HW है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब शुरुआत होने से पहले सिर्फ आंसर मैच करोगे, सभी लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, और सबसे बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और अगले लेक्चर में इसका मैं सॉल्यूशन डिटेल वर्जन में कराऊंगा, और इसके साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बड़ा सा क्वेश्चन जिसमें सारे इंपीडेंस कैसे रेफर करते हैं, डबल सर्किट लाइन ले लिया है मैंने, ताकि सारे के सारे वेरिएशन एक ही क्वेश्चन में आपके कवर हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे और पर यूनिट सिस्टम का दी एंड कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों, उस क्वेश्चन को होमवर्क में नहीं दूंगा, बट ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके रखिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आप आंसर अपना मैच कर सके। ओके, थैंक यू।